ओके, सो अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो लाइट था। लाइट पे लेक्चर 6 पे हम देखें, अगर हम देखें लेक्चर 6 पे हमने क्या-क्या डिस्कस किया हुआ है। लेक्चर 6 में आई गेस हम ने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे क्वेश्चन स्टार्ट किया हुआ था। ये एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्वेश्चन था। फिर उसके बाद हमने स्नेल्स लॉ यूज़ करने का क्वेश्चन एक देखा, कैसे सरफेस पे हम रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। फिर हमने डेविएशन का पैटर्न देखा, कैसे मल्टीपल सरफेस पे डेविएशन निकाल के टोटल डेविएशन हम निकालते हैं। ये थोड़ा-सा आपको याद आ रहा होगा अगर आप लोगों ने रिवाइज़ किया है। हाँ, ओके, गुड। फिर हमने यार कॉन्सेप्ट ऑफ एपरेंट डेप्थ बताया था और बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को रेयरर से, मैं बकेट वाला एग्जांपल हमेशा लेता हूँ कि हम रेयर से ऑब्जर्व करेंगे बकेट के बॉटम को तो हमें अपलिफ्टेड दिखेगा। मतलब जब हम रेयर से देखते हैं डेंसर को तो डिस्टेंस कम दिखती है, मतलब डी बाई एन दिखती है। ये चीज़ हमें याद रखनी है। और अगर हम डेंसर पे हैं, हम पानी के अंदर है और बाहर ये किसी को ऑब्जर्व करेंगे तो दूर होगा तो एन इंटू डी जितना फील आएगा। ठीक है? फिर वहाँ पर हमने बात की कि डिस्टेंस कितनी शिफ्ट हो गई, सो डी 1 माइनस 1 बाई एन जितनी शिफ्ट आ जाती है। उसके बाद इस शिफ्ट को हम अलग तरीके से फिर हमने एक क्वेश्चन भी सॉल्व किया और क्वेश्चन में एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर मैंने ब्लैक से लिखा हुआ है मार्क से कि यार चेंज जो होती है वो सिर्फ वही वाली लेंथ होती है जो उस मीडियम में है। मतलब सपोज़ ये मटेरियल है और वो ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, तो अब ये पूरी लेंथ थोड़े चेंज कर दोगे, सिर्फ ये डिस्टेंस चेंज होगी ना। सिमिलरली अगर यहाँ पे रखा हुआ है और यहाँ से ऑब्जर्व कर रहा है, तो ये मटेरियल की डिस्टेंस चेंज होगी, ये वाली थोड़े ना चेंज होगी। तो लाइक अगर ये ऑब्जर्वर है और ये ऑब्जेक्ट है, तो अब लाइट कहाँ से आ रही है? इधर से। तो अगर लाइट इधर से आ रही है बट ऑब्जर्वर इस मीडियम में, तो अपने मीडियम में थोड़े ना उसे कोई चेंज आएगा, उसे फिर ये वाली लेंथ में अपरेंट शिफ्ट आएगी। ठीक है? तो ये थोड़ा-सा ध्यान देना है कि कौन-सी लेंथ को अपरेंट शिफ्ट कराना है, ऐसे रैंडमली कुछ भी नहीं करा देना। तो ये एक अच्छा आइडिया है जिसे आप एक बार फिर से रिकॉल कर लेंगे, नोट्स के थ्रू एक बार याद रख लेंगे। फिर कुछ और चीज़ें मैंने बताई कि ज़रूरी नहीं है कि कंप्लीट फ़ील्ड हो मटेरियल, ऐसा भी हो सकता है कि ऑब्जेक्ट इस मटेरियल से बाहर है बट बीच में मटेरियल रखा है, तो जितना इस मटेरियल का थिकनेस है उतना शिफ्ट करा देगा टी थिकनेस का और हमेशा क्लोज़र फ़ील होगा, क्योंकि बीच में डेंसर मटेरियल आ गया है तो हमेशा ऑब्जेक्ट क्लोज़र फ़ील होगा। फिर मैंने थोड़ी-सी लैटरल शिफ्टिंग की भी बात की थी कि लैटरल अपलिफ्टेड के साथ-साथ एक लैटरल शिफ्टिंग होती है जिसे हम डिस्टॉर्शन के फॉर्मेट पे देख सकते हैं कुछ डिस्टॉर्शंस के थ्रू। फिर हमने डिफरेंट डिफरेंट केसेस देखे थे, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, हॉट एयर की वजह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे चेंज होता है, अर्ली सनराइज का कॉन्सेप्ट देखा हुआ है। नहीं, अर्ली सनराइज नहीं देखा क्या हमने? नहीं सर। ओके, हमने स्टार्स का देखा हुआ है, ठीक है, अर्ली सनराइज देखते हैं अभी। फिर हमने नई चीज़ देखी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट था कि कभी डेंसर टू रेयर जब हम जाते हैं, तो रे इंटरनली रिफ्लेक्ट हो सकती है। कब? अगर उसका इंसिडेंट एंगल एक बहुत ही फेमस दैट इज़ क्रिटिकल एंगल उससे अगर ज़्यादा हो। और क्रिटिकल एंगल क्या है? एक ऐसा एंगल जिसके लिए रिफ्रैक्टेड एंगल कितना आ जाए? 90 डिग्री। तो वो क्रिटिकल एंगल होता है। डिफाइन कैसे होता है वो क्रिटिकल एंगल? सी 1/n से। साइन की वैल्यू साइन सी दैट एंगल की वैल्यू 1/n जितनी होती है। तो कुछ के लिए हमने बताई भी थी कि हम निकाल के ऐसे रख भी सकते हैं और कुछ के लिए पूछ भी सकता है हमसे। और टीआईआर पर हमने बेस्ड काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस की थी। तो अभी थोड़े से वही टॉपिक्स डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मैंने टीआईआर पर बेस्ड आपसे कुछ बातें की थी। पहले तो टीआईआर की उतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, जैसे अब इसकी बात करें हम अर्ली सनराइज़ और अर्ली सनसेट के बारे में बात करें। ओके, अर्ली सनराइज़ और अर्ली सनसेट के बारे में बात करें, देखें कि यार ये क्या सिचुएशन है, क्यों ऐसा हो रहा है? तो देखें, इसमें सिंपल सा सिनेरियो है, सपोज़ ये अर्थ है और मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि अर्थ के सराउंडिंग का एक एटमॉस्फियर है हमारा, जिसकी डेंसिटी वैक्यूम से थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि वो एयर है, ठीक है? ये सब लोग को क्लियर रहना चाहिए कि वैक्यूम से थोड़ा-सा ज़्यादा होगी डेंसिटी। अब लेट्स से यहाँ पर एक ऑब्जर्वर है, यहाँ पर आप अर्थ पे हैं, ठीक है? तो बेसिकली आपको सन कब दिख जाना चाहिए? जैसे ही हॉरिज़ॉन से ऊपर आएगा, आपको दिख जाना चाहिए।
तो मतलब बेसिकली सन यहाँ पर है, ठीक। तो अभी आपको दिखना चाहिए क्या? नहीं, अभी सन को नहीं दिखना चाहिए। क्यों? क्योंकि सन से जो सन रेज आने वाली हैं वो बेसिकली आपको ऐसे क्रॉस कर जाएंगे। अभी हॉरिजॉन से ऊपर है तो नहीं होगा, ठीक। बट प्रॉब्लम कि ये सनलाइट दूर से वैक्यूम से चल के आ रही है तो हमारे एटमॉस्फेयर पे एंटर करने वाली है ना। सन को थोड़ा सा दूर बना लेते हैं, ठीक है। सो लेट्स से सन अभी यहाँ पर है, सो लाइट रेज इस तरीके से जा रही हैं और वो हमारे एटमॉस्फेयर पे एंटर करेंगी। बट मुझे पता है कि जैसे ही एटमॉस्फेयर पे एंटर करेंगी, ये डेंसर ऑब्जेक्ट हो गया ना एटमॉस्फेयर हमारा, तो हमें क्या ड्रॉ कर लेना चाहिए तुरंत? एक नॉर्मल। नॉर्मल। तो लेट से मैंने यहाँ पर एक बना लिया अपना नॉर्मल कि ये लाइट रे एंटर कर रही है नॉर्मल। अच्छा, जो डेविएशन है वो स्टार्टिंग से ही शुरू हो जाएगा। मैं कोई एक रैंडम बीच का पॉइंट ले रहा हूँ, तो लेट से रेयर टू डेंसर आ रही है तो किस तरफ बेंट होनी चाहिए? टुवर्ड्स। द नॉर्मल। तो इसका मतलब ये होगा कि ये लाइट रे यहाँ पर बेंट हो जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल। सो लेट से लाइट रे कैसे आ गई? कुछ इसके पास बेंट होके आ गई, इस पर्सन के पास, ठीक। तो इस पर्सन को क्या लगेगा? ये थोड़ा सा सन छोटा कर लेते हैं। तो इस पर्सन को लगेगा कि ये लाइट रे कहाँ से आ रही है, और थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल करते हैं इसको। फिगर थोड़ा सा बड़ा रखना चाहिए था तब बेटर आता, बट लेट्स सी, नो प्रॉब्लम। तो ये सिचुएशन आएगी कि लाइट रे बेंट होके इसके पास आ जाएगी और ये देखें सन की जो अपरेंट पोजीशन है वो ये फील होने लगेगी। क्लियर? तो इस पर्सन को लगेगा कि अब जो है सन यहाँ पर है, मतलब थोड़ा सा आगे हो गया। सो यही है कि सन की एक्चुअल पोजीशन से पहले हमारे पास सनलाइट आ जाती है ड्यू टू रिफ्रैक्शन फ्रॉम आवर एटमॉस्फेयर। सो ये रियल पोजीशन है और ये अपरेंट पोजीशन है। क्लियर? सेम चीज सनसेट पर होता है। समझ आया यार? हाँ सर। तो अर्ली सनराइज अर्ली सनसेट का कॉन्सेप्ट किसकी वजह से? ड्यू टू रिफ्रैक्शन फ्रॉम आवर एटमॉस्फेयर। क्लियर? रिफ्रैक्शन फ्रॉम एटमॉस्फेयर। ओके, नेक्स्ट दूसरी बात की थी हमने कुछ ऑप्टिकल फाइबर्स के बारे में। हाँ। ऑप्टिकल फाइबर्स। सो नेक्स्ट प्रीवियस लेक्चर में मैंने ऑप्टिकल फाइबर्स के बारे में बात की थी काफी सारी, कि ये कुछ नहीं है, ये एक ऑप्टिकल मटेरियल है, ट्रांसपेरेंट मटेरियल है ग्लास लाइक का, लाइक दिस, ठीक है। और इस पे कोटिंग होती है, इस पे कोटिंग होती है, लेयर। अच्छा, वो लेयर कोटिंग क्यों होती है? क्योंकि हमें पता है कि टीआईआर कराने के लिए डेंसर टू रेयरर जाना है। क्या जाना है? डेंसर टू रेयरर। तो इसका मतलब ये है कि ये पोर्शन होता है कोर, ये पोर्शन है कोर, इसको बोलते हैं कोर। तो ये काफी डेंसर है, ये काफी डेंसर है। और इसका जो आउटर होता है ये कवर, ये क्या होता है? रेयरर मीडियम होता है। अच्छा, इसका मतलब लाइट रे अगर अंदर गई तो अब उसे क्या फील आएगा कि वो डेंसर टू रेयरर जा रही। अच्छा, कोट करना क्यों जरूरी है? क्योंकि सोचो ये वायर सी वाटर पे भी होती है ना, आपने सुना होगा कि पूरी ऑप्टिकल फाइबर्स हाँ, हो गई सी सी के वाटर नीचे। पे। तो अगर यहाँ पर सी वाटर होगा और आप ग्लास टू सी वाटर जा रहे हैं तो सी वाटर तो रिलेटिवली उसका जो ऑप्टिकल डेंसिटी है वो तो ज्यादा होगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो गड़बड़ हो जाएगी ना, मतलब हमारी कैलकुलेशन बदल जाएगी। तो इसलिए टू प्रिवेंट इट फ्रॉम एनी फर्दर कैलकुलेशन हम खुद ही कोट करके रखते हैं। तो मतलब लाइट को कभी किसी भी जगह पे रखो, सराउंडिंग का कोई इफेक्ट ही नहीं होगा ना, क्योंकि लाइट को तो हमेशा क्या लगेगा कि वो इस मटेरियल में जा रही है ना, वो तो बाद में बाहर जाएगी ना। पॉइंट समझ आया क्यों रेयरर मटेरियल रखते हैं एक? सर वो रेयरर मटेरियल भी सॉलिड ही होता है ना? हाँ, सॉलिड ही होता है, वो रेयरर मटेरियल भी सॉलिड ही होगा ना, नहीं तो फिर कोटिंग कैसे हो पाएगी, ठीक है। तो ये सिचुएशन हुई। अब देखें कि सिचुएशन क्या है, होता क्या है। ऑप्टिकल फाइबर में आपको पता है कि जैसे ही आपने यहाँ पर किसी एंगल पर ये लाइट इंसिडेंट हुई तो डेंसर में जा रही है, क्या होना चाहिए उसे? टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंट। हाँ। ये बेंट हो गई टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब यहाँ पर हमने बना लिया एक नॉर्मल। अब इसको इतना डेंस रखा जाता है कि ये जो इंसिडेंट एंगल है ये किससे ज्यादा हो जाए? क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाए। तो अब ये लाइट रे क्या करेगी? इंस्टेड ऑफ गोइंग आउट ये वापस से अंदर आ जाएगी, बस स्टोरी खत्म। वापस से यही एंगल होगा,
तो ये एंगल तो फिर से सेम हो जाएगा ना, बिकॉज अब रिफ्रैक्शन की जगह क्या बन जाएगा, रिफ्लेक्शन बन जाएगा ना। तो आर भी किसके जैसा होगा, आई जैसा। तो मतलब ये एंगल भी वापस से फिर से आई जैसा हो गया, तो मतलब कभी हर RI बार टी आई आर ही होने वाला है वहां पर। समझ आया? यस अच्छा, तो डिजाइन कैसे करते हैं यार? डिजाइन ऐसे करते हैं कि सोचो अगर आप ये एंगल बढ़ाते जाओगे तो यार ये एंगल भी बढ़ता जाएगा, ये डेविएशन जितना ज्यादा आप रखोगे उतना ज्यादा डेविएट होगा, और जब ये ज्यादा डेविएट होगा तो ये जो क्रिटिकल एंगल है वो और बढ़ता जाएगा। तो वो चेक कर लेते हैं कि हम कहाँ से कहाँ तक के लिए कैसी सिचुएशन आने वाली है। तो ये जो डिजाइन करते हैं वो कहाँ कैसा डिजाइन करते हैं कि 0 टू 90 डिग्री तक के इंसिडेंट के लिए पूरा डिफाइन करके रखते हैं कि इतना ज्यादा डेंस यूज करते हैं जिससे 0 टू 90 डिग्री कोई भी रे जाए वो बाहर आने ही नहीं पाए। समझ आया ऑप्टिकल फाइबर का डिजाइन कैसे होता है? कि मान लेते हैं ये अपना N1 है और ये N2 है, तो N1/N2 इस तरह डिजाइन करते हैं कि ये कभी बाहर ना जाए, और वो N1/N2 एक्चुअल जो होता है दैट इज नियरली ग्रेटर देन √2। ये ऑप्टिकल फाइबर की कंडीशन है कि √2 से ज्यादा होना चाहिए, तब जाके वो बाहर निकलेगा। √2 मतलब 1.4 समथिंग। तो अब आप सोच रहे होगे सर आपने तो बताया कि ग्लास का 1.5 है, तो यहाँ पे सॉलिड ग्लास क्यों नहीं रख देते, काम बन जाएगा ना। √2 कितना होता है, और 1.4। ग्लास बेंड नहीं होता। एग्जैक्टली, वेरी गुड। सो वो बेंड नहीं होगा ना, वी नीड टू मेक देम लाइक वायर्स। ठीक है, वो इलास्टिक होना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग वो लोग मटेरियल यूज करते हैं। ठीक है, तो ऑप्टिकल फाइबर का कॉन्सेप्ट क्लियर है कि कैसे उसमें एनर्जी को लाइट रेज के फॉर्मेट में ट्रांसमिट किया जाता है। हाँ, ऑप्टिकल फाइबर के बाद एक और अच्छा कॉन्सेप्ट है मिराज। मेरा मिराज क्या कॉन्सेप्ट है? ये हॉट समर डेज में ही ऑब्जर्वेबल है, हॉट समर डेज में। अच्छा, मिराज का मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि क्या है, कि हमारा माइंड कैसे काम करता है। अगर हमारा माइंड किसी चीज का इमेज देखता है तो उसे क्या लगेगा कि इमेज कहाँ कहाँ बन सकता है, मिरर में। ठीक है, मिराज एक इल्यूजन है, इल्यूजन ऑफ फॉल्स इमेज। सो फॉल्स इमेज नहीं, इमेज रियल है, सॉरी मैं यहाँ पे पॉइंट लिखता हूँ कि व्हेन आवर माइंड सीज एन इमेज, तो उसे क्या लगता है, उसे क्या लगता है, देयर हैज टू बी, क्या एग्जिस्टिंग चीजें जिनमें इमेज बनती हैं, देयर हैज टू बी सम, यस, देयर हैज टू बी मिरर, और एक और चीज हमारे माइंड को पता होता है, वाटर। ठीक है, और मुझे पता है मिरर तो अचानक से ऐसे हवा में आ नहीं जाएगा, तो हमारे माइंड को लग सकता है कि वहां पर मिरर है या फिर वाटर है अगर फॉल्स इमेज बनता है। सो मिराज, मिराज है क्या, मिराज इज कंसिडरिंग और illusion of water, illusion of water at some place, so mirage क्या, illusion of water at some place, but क्यों, because we see a image and we think that there is water। ठीक है, so mirage is illusion of water at some place to see some image। ठीक, अब वो क्यों होता है वो हम बताते हैं, ऐसा क्यों हो जाता है। सिचुएशन, सपोज देखें, सपोज आप यहाँ पर ग्राउंड में है, ये फ्लोर है या रोड है, आप यहाँ पर है रोड में। ठीक है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक, ये कोई एक ऑब्जेक्ट है या पोल है लाइट का या कुछ भी है, क्लाउड्स है, कुछ भी है, ट्रीज हैं, कुछ भी है। ठीक,
हमें पता है कि इस वाले ऑब्जेक्ट, इसको थोड़ा सा और बिगर कर देते हैं क्लियर करने के लिए। ओके, ये एक ऑब्जेक्ट है, हमें पता है लाइट रे हमें इससे हमारे पास आनी चाहिए, श्योर, कोई टेंशन नहीं है, ये लाइट रे हमें हमें इसके पास आनी चाहिए। बट रियल में ऐसी नहीं आएंगी, क्यों? क्योंकि मैंने बात की हॉट समर डेज। अभी हॉट समर डेज में क्या होता है कि हॉट समर डेज में अर्थ का सरफेस क्या होता है, टेम्परेचर ज़्यादा होने लगता है, तो यहाँ की जो एयर होती है वो रेयर हो जाती है, ठीक है, और ऊपर की एयर क्या हो जाती है, डेंसर हो जाती है। तो अगर मैं बात करता हूँ कि ये अर्थ सरफेस है, ये अर्थ सरफेस है, तो इन हॉट समर यहाँ का टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर हाई होता है, और थोड़ा सा ऊपर जाने पे टेम्परेचर क्या होता है, लो होता है, ठीक। तो यहाँ की जो एयर होती है, यहाँ की एयर, तो वो क्या होती है, रेयरर, और ऊपर तरफ की एयर क्या होती है, थोड़ी सी डेंसर। क्यों? टेम्परेचर की वजह से। पॉइंट समझ आया, किसकी वजह से, टेम्परेचर की वजह से। तो इसका मतलब लाइट को क्या लग रहा है, लाइट को लग रहा है कि वो डेंसर टू रेयर आ रही है ना, ठीक। अच्छा, ये जो डेंसर का मीडियम है, ये ऐसा सिंगल एक बार में तो हो नहीं जाता है, ये मल्टीपल स्टेप में होता है, मतलब लेयर वाइज होता है ये, ठीक। तो मतलब लाइक अभी यहाँ पर थोड़ी सी कम डेंसर है, आगे जाके और ज्यादा डेंसर हो गई, आगे जाके और ज्यादा डेंसर हो गई, आगे जाके और ज्यादा डेंसर हो गई। अच्छा, तब कई बार ऐसी सिचुएशन मिल सकती है, ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार मिले, बहुत स्पेसिफिक केस पे ये सिचुएशन देखने को मिलेगी। सपोज मैंने यहाँ पर नॉर्मल बना दिया, तो अभी लाइट रे को क्या होना चाहिए, अवे फ्रॉम द नॉर्मल होना चाहिए, टुवर्ड्स द नॉर्मल, डेंसर टू from the north. अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो अभी ये जो ब्लू वाली है उसकी जगह पर ये मैं क्या ड्रॉ करूंगा, ब्लैक वाली लाइट, ठीक। तो पहले लाइट आ रही थी ये ब्लू के ऊपर, अभी देखो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो गई। अच्छा, फिर से अब हम एक नॉर्मल बना लेंगे, अभी फिर से देखो, फील करो, जब ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल हुई तो ये एंगल बढ़ गया ना, ये एंगल बढ़ गया, तो इसका मतलब फिर से अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो सकता है। तो इसका मतलब अभी ये नॉर्मल चल रहा है और इससे और काफी अवे हो गया ये, ठीक। तो इस तरह की सिचुएशन आपको बहुत बार देखने को मिल सकती है कि अवे फ्रॉम द नॉर्मल होता जा रहा है। तो इसका मतलब ये क्या है, लाइट रे यहाँ पर इस तरीके से उसके पास पहुंचती जाएंगी। अच्छा, अब एक सिचुएशन देखते हैं। सपोज कभी इस तरीके की सिचुएशन हुई कि इस पर्सन के पास जो हो रहा है, लाइट रे बेंट हो रही है, अगर ये एंगल कभी क्रिटिकल से ज्यादा हो गया, लेकिन कब, पर्सन के आई साइड के नीचे थोड़ा सा, सो लेट्स से ये नॉर्मल है, फिर जाना चाहिए था इसे, और फिर से हम बार बार वही बोल रहे हैं कि नॉर्मल से अवे हट रही है, ठीक है। अभी मैं फिगर में उतना अच्छा क्लियर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने पहले स्केल नहीं बनाई। और सोचो अवे होते होते ये एंगल कभी ऐसा हो जाए कि ये एंगल किससे ज्यादा हो जाए, Critical angle. से ज्यादा हो जाए अगर, तो लाइट रे बाहर जाने की जगह, देखो कुछ लाइट रे इसके पास आएगी, हम सेइंग कि कुछ लाइट रे तो इसके पास आ ही रही है, तो मतलब ऐसा नहीं कि इसे ये ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा, ऑब्जेक्ट दिखेगा। देखो ऑब्जेक्ट की काफी सारी लाइट रे इसके पास आएगी, बट कुछ लाइट रे जो ज्यादा डेविएट हो रही है, वो अगर आईसी से ज्यादा हो गई तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, टी आई आर हो जाएगा, क्लियर। सो अगर टी आई आर हुआ तो लाइट रे कहाँ पहुंचेंगी, इस तरीके से पहुंचेंगी। तब इस पर्सन को क्या लगेगा कि लाइट रे कहाँ से आ रही हैं, यहाँ से। तो इसका मतलब ये है कि इस पर्सन को लगेगा कि यहाँ पर एक फॉल्स इमेज है। अच्छा नहीं, इमेज रियल है, इमेज है यहाँ पर, बट हमें पता है कि यार इस ऑब्जेक्ट का इमेज कैसे बन गया, रोड में कुछ तो होना चाहिए ना इमेज बनाने के लिए। तो दो चीजें हैं, यहाँ पर कुछ तो होना चाहिए। सो टू जस्टिफाई द इमेज हम इल्यूजन करते हैं, इट इज अ इल्यूजन लेयर टू जस्टिफाई द इमेज, ठीक है। तो हमारा माइंड जैसे ही इमेज देखा उसे लगा कि एक कोई तो इल्यूजन लेयर यहाँ पर है,
अब वो मिरर हो सकती है या फिर क्या हो सकता है, वाटर। तो अब हमारे दिमाग को इतना तो कॉमन सेंस है कि यार वहाँ रोड में बीच में मिरर तो नहीं आ जाएगा, तो इसका मतलब वहां पर क्या फील करता है वो, वाटर। वाटर। हमारा माइंड इंटरप्रेट करता है कि यार यहाँ पर पक्का वाटर है, जबकि दैट इमेज इज बिकॉज ऑफ TIR। क्लियर? हाँ तो so it is a illusion of water at some place to justify some image formed due to TIR। बताए, कोई डाउट इसमें? नो हाँ सर। सर। ओके, मिराज का एसेंस बुक में एसेंस नहीं लिखता, बुक में बस लिख देता है इल्यूजन है एक टाइप का वाटर का। बुक में उतना क्लियरिफाई नहीं करता है कि एग्जैक्टली चीज क्या है। अभी आपको समझ आया कि मिराज का पर्सपेक्टिव क्या है। मिराज हाँ उस इमेज को देखने को मिराज नहीं बोल रहे हैं। मिराज इज दिस आवर इंटरप्रिटेशन ऑफ आवर माइंड, कि वहां पर इमेज अगर हमें दिखा तो क्यों दिखा, ये माइंड हमारा ऑटोमेटिकली समझ लेता है कि वहां पर वाटर है। ठीक है, चले तो यहाँ से हमारा TIR सर कंप्लीट किया। सर वो जो मतलब मिराज फॉर्म होगा वो थोड़ा डिस्टॉर्टेड होगा ना? हाँ, मतलब इमेज इतना बेटर नहीं रहेगा ना, क्योंकि कंटिन्यूअसली ये चेंज हो रहा है ना, ये कंटिन्यूअसली। तो इसका मतलब ये जो इमेज मेरे पास आने वाला है ये एक रेस से नहीं आएगा, ये मल्टीपल रेस के थ्रू आएगा। तो मतलब इमेज मुझे फ्लक्चुएटिंग फील होगा, जैसे ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स बताया था ना, रात में हाँ सर। रेयर टू डेंसर एयर मूव होती रहती है कंटिन्यूअसली। तो सेम चीज ट्विंकलिंग फील होगी, ऑब्जेक्ट एकदम इमेज एकदम क्लियर नहीं होगा, इसलिए हमारा माइंड और ज्यादा उसे वाटर की तरह फील करता है। ओके सर। वाटर फ्लोइंग टाइप रहता है ना सरफेस पे, इस वजह से। हाँ सर। चले गुड। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, हमारा काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज लेंस। ठीक है, देखें लेंस, लेंसेज लिख लेते हैं। लेंसेज देखें, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और रिफ्रैक्शन पे बेस्ड ही है। लेंसेज क्या होता है, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन लिखें, an optical material an optical material bound between two surfaces, an optical material bound between two surfaces। अब एक सिचुएशन है सिर्फ, surfaces out of which at least one must be curved। मतलब सिचुएशन क्या है, हमने बताया कि दो सरफेस के बीच में बाउंड ऑप्टिकल मटेरियल कुछ भी हो, वो क्या बन जाएगा हमारा, वो बन जाएगा हमारा लेंस। तो ये दो सरफेस है और यहाँ पर मटेरियल है, तो क्या ये लेंस है? नहीं, हमने कर्व। हाँ मिनिमम एटलीस्ट वन तो कर्ड होना चाहिए, तो लेंस है क्या? नहीं, नॉट अ लेंस। ओके, नॉट अ लेंस। अच्छा, तो एक कर्व कर देते हैं, तो ये हमने एक प्लेन सरफेस लिया और ये एक कर्व्ड कर दिया। ठीक है, तो ये क्या बन गया, एक लेंस बन गया। अब इस लेंस का नेम किस तरीके से करते हैं, इसका एक सरफेस फ्लैट है और एक, बिकॉज अंदर से तो नहीं देखोगे, हमेशा ऑब्जर्व कहाँ से करेंगे, बाहर से, और बाहर से इस टाइप के सरफेस को क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स। अगर बाहर से आपको ऐसा फील आ रहा है, बल्जिंग आउटवर्ड है आपकी तरफ, बल्जिंग टुवर्ड्स, तो उसे क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स। तो इस टाइप के लेंस को हम क्या बोलेंगे, प्लेनो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स। ठीक है, अच्छा, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि आप इस तरफ प्लेन कर दो और उस तरफ कर दो तो कुछ बदल जाएगा, नहीं, मतलब बात वही रहेगी। इस बार वो इस तरफ कॉन्वेक्स है। ठीक है, तो अभी भी ये क्या रहेगा, प्लेनो कॉन्वेक्स। समझ आया? अच्छा, लेट्स से कुछ इस टाइप का सिनेरियो बना लेते हैं। ऐसे कुछ सरफेस पे बाउंड है, तो आपको दिख रहा है इस बार आगे की तरफ से कैसा दिख रहा है, इनवर्ड से। ठीक है,
सो इस टाइप के सरफेस को अगर हम इवन प्लेन और कॉन्केव। यस इस तरफ भी बना दे या फिर इस तरफ भी बना दे, आप समझ जाएंगे कि ये हो गया क्या, कॉनकेव फीलिंग दे रहा है ये, इनटू इनसाइड पे वो सरफेस है। सो ये बन जाता है हमारा क्या, प्लेनो कॉनकेव। क्लियर, समझ आया? अच्छा एक और लिख देता हूँ, उसका ज्यादा डिटेल नहीं है क्योंकि उस पे कभी क्वेश्चन ऐसा पूछा नहीं जाता है, बट फिर भी मैं उसको एक लिख देता हूँ आपके लिए कि दोनों सरफेस भी तो कर्ड हो सकते हैं ना। तो लेट से दोनों सरफेस अगर सिमिलर है, कुछ ऐसे हैं, तो देखो कर्ड है कि नहीं है दोनों, देख रहे हैं आप? तो ये क्या बन जाएगा, अगर इधर से देखोगे तो ये सरफेस कैसा है, कॉन्केव कॉनकेव, और इधर से देखोगे तो कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स। तो इसका मतलब इसका क्या नेम हो जाएगा, कॉन्केव कॉन्वेक्स। ओके। सो कॉन्वेक्सो कॉनकेव, ठीक है। फर्क नहीं पड़ता अगर मैं इसे उल्टा रख दूं तो फिर इस तरफ वाला पहले आ जाएगा, तो इसी को सिर्फ रखने के पैटर्न पे हम इधर कॉन्वेक्सो कॉनकेव और कॉन्केव कॉन्वेक्स। कॉनकेवो कॉन्वेक्स बोल सकते हैं, ठीक है। ये इतना कभी यूज होता नहीं है। फिर दूसरी बात करते हैं और काम की, दोनों सरफेस अगर कॉन्वेक्स हम कर दें, ठीक बाय है, कॉन्वेक्स। हाँ दोनों कॉन्वेक्स कर दे तो ये काफी अच्छा बन जाता है हमारा, ये बन जाता है हमारा बाई कॉन्वेक्स। अच्छा बाई कॉन्वेक्स को और सिंपली कॉन्वेक्स भी बोलते हैं, जस्ट कॉन्वेक्स। सो अगर कभी सिर्फ कॉन्वेक्स लिखा है तो आप समझ जाएं कि बोथ सरफेसेस आर कॉन्वेक्स, ठीक है। अच्छा अगर दोनों कॉनकेव कर देते हैं इस तरीके से, तो आप समझ जाएंगे कि दोनों साइड कॉनकेव कर दिए हुए है हमने, तो ये बन गया हमारा क्या, बाई कॉनकेव। बाई कॉनकेव और सिंपल कॉनकेव भी बोल सकते हैं, ओके। तो ये मटेरियल की यार कुछ प्रॉपर्टीज हैं, लेंस के बारे में हमें डिटेल पे डिस्कस करना पड़ेगा, लेंसेज के बारे में तो हम डिटेल पे डिस्कस कर लेते हैं कि यार लेंस कैसा है। अच्छा मिरर का याद है यार आपको, ये मिरर है, तो आप इसका रेडियस जानते हो, तो आप बताओ, फोकस बता देते थे, फोकस क्या होगा इसका, कितना होता है मिरर का फोकस, रेडियस रेडियस हाँ। लेकिन ये इसमें तो अंदर मटेरियल फिल है ना, मतलब क्या आना चाहिए फॉर्मूले में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो आना चाहिए ना, ओके। तो देखिए इसकी फोकल लेंथ का फॉर्मूला बहुत ही फेमस है और अच्छे से याद रखना है कि इवन बाई कॉन्वेक्स है, इवन बाई कॉन्वेक्स है, बट दोनों लेयर सेम नहीं हो सकती ना, ठीक है। तो लेट से ये फर्स्ट सरफेस है तो इसकी रेडियस को हम क्या बोलेंगे, R1, और ये सेकंड सरफेस है, इसकी रेडियस को क्या बोलेंगे, R2, ठीक है। और ये अंदर मटेरियल है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो गया, N, ठीक है। N लेंस मान सकते हैं, NL मतलब N लेंस। अच्छा ये किसी सराउंडिंग में रखा है, तो ये जो बाहर है ये क्या है, सराउंडिंग है, ये क्या हो गया, NS, N सराउंडिंग का मतलब लेंस जरूरी थोड़ा ना कि एयर में रखो, हो सकता है वाटर में रख दो। तो इसकी फोकल लेंथ का फॉर्मूला जो रहेगा बहुत ही अच्छे से याद रखना है, बहुत ही अच्छे से याद रखना है आप लोग को, 1/f इज इक्वल टू होता है NR-1, फिर 1/R1 माइनस 1/R2। याद रहेगा फॉर्मूला, बताएं सब लोग, बहुत टफ तो नहीं है ना फॉर्मूला, जल्दी से अभी याद करें। ये क्या हो गई, फोकल लेंथ ऑफ लेंस, क्या हो गई, फोकल लेंथ और इसमें एनआर ऑफ लेंस लिख रहा है बेटा, NR क्या लगता है, NR क्या है, R मतलब क्या होगा, एन बाय एल एस। हाँ मतलब R का वहां पे मीनिंग क्या है, इट इज कॉल्ड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्लियर, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।
समझ आया? और याद है बेटा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकालते हैं? क्या है इसका मतलब? एन लेंस ओवर एन सराउंडिंग। कोई डाउट किसी को इसमें? नहीं सर। हाँ, तो ये लिख लेते हैं हम यहाँ पर कि मैंने बताया था आपको फिजिक्स में कि अगर कभी किसी फॉर्मूले में सिंपल एन लिखा हुआ है, मैं सपोज एन आर भी नहीं लिखता हूँ, सिंपल एन लिख दूँ, तब भी आप दिमाग में रखेंगे कि इट इज ऑलवेज विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग। और सराउंडिंग यूजुअली एयर होता है। अभी बहुत कम क्वेश्चन आएगा कि आपको वाटर में रख देगा। तो सराउंडिंग अगर सिंपल है तो फिर टेंशन नहीं है। अच्छा, R1 एंड R2 आर रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ सरफेस। और कैसे रखते हैं R1 एंड R2? विद प्रॉपर साइन। R1 and R2 are kept with proper sign। साइन तो आपको पता ही है कैसे रखते हैं, बहुत ही सिंपल वे पे मैंने ऐसा समझा दिया है। ऑल्दो मैंने ये भी बताया था कि रियल में लाइट रेज की तरफ वाले को पॉजिटिव मानते हैं। सो सपोज हम कंसिडर कर रहे हैं कि लाइट रेज लेफ्ट टू राइट आ रही हैं, तो इसका मतलब क्या होगा? ये वाली डायरेक्शन हो जाएगी पॉजिटिव और ये वाली डायरेक्शन नेगेटिव। तो अभी मैं देख के यहाँ पर सारी चीजें कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये सिचुएशन हो गई। बताओ फोकल लेंथ में पहले किसी को कोई डाउट? नो, ओके गुड। अभी हम थोड़े से, हाँ बताएं। सर अगर उल्टी डायरेक्शन में भी जा रही होंगी लाइट रेज, तभी भी अगर हमने साइन कन्वेंशन यूज किया तो तब भी फिर काम बनता है, वैसे रहेगा। फिर सारी चीजें आपको वैसे ही कंसिडर करनी पड़ेंगी। बट थोड़ा सा एक प्रॉब्लम है, क्या होता है? मिरर का फोकल लेंथ आप क्या करते हो? मिरर का आप देख लेते हो ना, अगर मिरर ऐसे रखा है तो इसकी फोकल लेंथ किस तरफ है? अपोजिट है ना। कैसे लिखेंगे? नेगेटिव। ठीक है, सोचो अब जानबूझ के किसी ने मिरर को ऐसे रखा हुआ है, हमने सारी स्टडी तो वैसे की थी, मिरर को ऐसे रखा हुआ है, अब बताओ आप फोकल लेंथ कैसी लोगे? पॉजिटिव लोगे ना। तो बेटा सॉल्विंग में तो ये अच्छा लगता है, बट ये मिरर कैसा है? अभी मिरर क्या है? कॉनकेव। और हमें पता है कि कॉनकेव की फोकल लेंथ कैसी होती है? नेगेटिव। तो बिकॉज ऑफ आवर एजम्पशन यूजुअली ऐसे कभी नहीं रखता है, याद रखना ऐसे रखता नहीं है। बट मैं बोल रहा हूँ इन केस अगर रख दिया तो सॉल्विंग में अगर आप एफ पॉजिटिव लेके सॉल्व करोगे कुछ गलती नहीं होने वाली, कोई भी गलती नहीं होगी। बट हमें ये याद रखना पड़ेगा कि जो जो बुक में कंसिडर किया हुआ है वो कॉनकेव की फोकल लेंथ को नेगेटिव कंसिडर किया हुआ है। तो जब आप अपने स्कूल पे सॉल्व करेंगे तो फिर वो इस पॉजिटिव को देख के गलत कर देगा आपका। आप समझे मैं क्या बता? कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए कोई टेंशन नहीं होगा, लेकिन अगर आप वैसा अपना स्कूल का कोई क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपको प्रॉपर ये कंसिडर करना चाहिए कि अभी ऑब्जेक्ट ये रखा है, तो द लाइट रेज आर कमिंग इन दिस डायरेक्शन, so that means along the light rays is considered as positive, so ये positive हुआ and opposite to the light rays is considered as negative, तो ये हमारा नेगेटिव हो गया। तो देखो ये जो u है, u कैसा हो गया हमारा? नेगेटिव। लेकिन और f कैसा हो गया? नेगेटिव। लेकिन हम अगर सॉल्व करते तो u को क्या ले लेते? पॉजिटिव। f को भी क्या ले लेते? पॉजिटिव। तो बेटा v के आंसर में कोई फर्क पड़ता ही नहीं। ठीक है, v का आंसर वही आता जो आना चाहिए। बस वही है कि अगर आपने ऐसे सॉल्व किया तो वो जो चेक करने वाला टीचर है उसे अजीब लगेगा, क्योंकि उसे तो एक ही चीज याद होती है, क्या? कि यार कॉनकेव है, फोकल लेंथ नेगेटिव रखनी चाहिए थी स्टूडेंट को, उसने तो पॉजिटिव रख दी है, बाकी तो वो देखेगा भी नहीं। तो इसलिए मैंने बताई थी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए ठीक है, बट यू नीड टू बी केयरफुल। इसलिए ये मेथड भी आप याद करके रखो, क्योंकि स्कूल में आपको यही करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ चले, तो मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें लिख देता हूँ। जैसे कि बात कर लेते हैं, कॉन्वेक्स लेंस है। सो अगर कॉन्वेक्स है, बाई कॉन्वेक्स है, सो बाई कॉन्वेक्स लेंस उसका फोकल लेंथ कैसा रहता है? यूजुअली पॉजिटिव रहता है। सो बाई कॉन्वेक्स लेंस उसका एफ कैसा होता है? पॉजिटिव। और पॉजिटिव एफ मतलब कैसा है? कन्वर्जिंग टाइप का है। ठीक है, सो ये लेंस क्या करता है? बेसिकली लाइट रेज जब इससे पास होती हैं, ये लेंस क्या करता है? उनको
कन्वर्ज करा देता है। समझ आया सबको? तो इसलिए बाई कॉन्वेक्स को क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग लेंस। बाई कॉन्वेक्स सबको समझ आया? इसकी फोकल लेंथ क्या लिखेंगे? पॉजिटिव, और ये एक टाइप का क्या है? कन्वर्जिंग लेंस है। अगर बाई कॉनकेव की बात करें तो ये जो बाई कॉनकेव है इसको डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। अभी आगे हम इमेज फॉर्मेशन देखेंगे तो इसका फोकल लेंथ एक्चुअली क्या रहेगा? नेगेटिव रहेगा। सो इसका फोकल लेंथ रहेगा नेगेटिव। ठीक, मतलब ये करेगा क्या? ये बेसिकली डाइवर्जिंग का काम करने वाला है। मतलब लाइट रेज अगर इसके पास ऐसे गई तो ये क्या करने वाला है? ये लाइट रे को डाइवर्ज कर देने वाला है। ऐसा स्ट्रेट या फिर कन्वर्ज नहीं होंगी, डाइवर्ज, इस तरीके से, लाइक अ टॉर्च लाइट। समझ आया सबको? कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग कैसे काम करता है? यस अच्छा, हाँ सर। चलो फोकल लेंथ निकाल लेते हैं। तो कुछ स्पेशल टाइप के लेंसेज की फोकल लेंथ निकाल लेते हैं। जैसे मुझे बाई कॉन्वेक्स की कभी भी सॉल्व करनी है, बाई कॉन्वेक्स की, लेकिन किस टाइप का? बाई कॉन्वेक्स मतलब दोनों सरफेस कॉन्वेक्स हैं बट विद इक्वल कर्वेचर। वो बाई कॉन्वेक्स तो है बट अच्छी बात क्या है कि दोनों कर्वेचर कैसे हैं? इक्वल। इक्वल है। तो इसका मतलब काम बन गया। हम R1 R2 के बारे में देख सकते हैं। इसका मतलब R1 कैसा है? R1 और R2 दोनों क्या है? इक्वल है। इक्वल है। सो लेट से हम बोल देंगे कि सिर्फ फिर R देगा हमें क्वेश्चन में, फिर 2R देगा ही नहीं क्योंकि जब दोनों कर्वेचर क्या है? सेम है। तो ये चीज समझना है। और मान लेते हैं कि ये मटेरियल है, इसका कुछ n रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो चले सॉल्व कर लेते हैं। क्या है फॉर्मूला? 1/f इज इक्वल टू n-1 अपॉन 1/R1। क्या होगा? R1 का साइन कैसा है? पॉजिटिव या नेगेटिव? R1 किस तरफ होगा? इस तरफ होगा ना R1? पॉजिटिव। हाँ। और R2 किस तरफ होगा? नेगेटिव। इस तरफ। तो बहुत ही क्लियर है, तुरंत लिख देते हैं। R1 होगा पॉजिटिव, तो पॉजिटिव का R माइनस ये कैसा होगा? नेगेटिव का R। तो देख रहे हो ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा? प्लस। यस। एनी डाउट प्रांजलि? एनी डाउट? सो ये प्लस बन जाएगा, ये बन जाएगा क्या? 2/R। तो याद आ रहा है कि अगर मैं इसे फ्लिप कर दूं, बिकॉज ये 1/f है, तो f का फॉर्मूला देखो कैसा दिखेगा। R/2 हुआ करता था किसमें? मिरर में। यहाँ पे आता है R/2, n-1 भी रहता है ब्रैकेट में। क्लियर? याद रहेगा सबको कि मिरर में क्या रहता था? R/2। यहाँ पे क्या रहेगा? R/2 अपॉन n-1 भी रहेगा। सो यहाँ पे मैं साइड में लिख देता हूँ, मिरर्स में क्या हो जाता था? f सीधा हो जाता था R/2। यहाँ पर क्या आएगा? n-1 भी आएगा। तो कोई टेंशन, फोकल लेंथ तुरंत निकाल लिया करेंगे हम। हाँ फोकल लेंथ में किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना? अच्छा देखो, ये पॉजिटिव ही आने वाला है बट ये n तो सराउंडिंग वाला है ना। तो यहाँ पर एक स्पेशल पॉइंट लिखेंगे, इफ लेंस इज केप्ट in denser surrounding एफ नेगेटिव है। yes, denser surrounding than its own material। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब ये हो जाएगा क्या कि जो n रिलेटिव है वो हो जाएगा n लेंस ओवर n सराउंडिंग। और बिकॉज मैंने बताया कि सराउंडिंग क्या है? अगर लेंस से ज्यादा है सो n रिलेटिव क्या हो जाएगा? अगर सराउंडिंग डिनोमिनेटर ज्यादा है तो n रिलेटिव क्या होगा? लेस देन 1। 1। तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर मैं n रिलेटिव -1 करूंगा तो ये चीज कैसी रहेगी? नेगेटिव। नेगेटिव आ जाएगी। तो इसका मतलब फोकल लेंथ ऑफ बाई कॉन्वेक्स
बाई कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ कैसा आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा ना। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैंने डेंसर में रखा तो कॉन्वेक्स किसके जैसा काम करना स्टार्ट कर देगा, कॉनकेव। तो कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स का मतलब कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग will start working as concave, और कॉनकेव का मीनिंग क्या है, डाइवर्जिंग टाइप का काम करने लगेगा। तो ऐसी सिचुएशन पता है देखने को कब मिलेगी, किस तरीके से ऐसी सिचुएशन में कास्ट कर सकता हूँ, देखें। सपोज एक ग्लास है, ये ग्लास है, तो ये ग्लास है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो गया, लेट्स से ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5, ठीक। और यहाँ पर अंदर एक वाटर बबल है, क्या एक वाटर बबल यहाँ पर आ गया है। सो लेट्स से ये एक वाटर बबल है। तो ये बताओ इसका मतलब क्या हो गया, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो कम है, लेट्स से 1.3 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक वाटर का कॉन्वेक्स लेंस किसकी सराउंडिंग में रखा है, ग्लास की सराउंडिंग में रखा हुआ है। तो ये वाटर बेसिकली लेंस का काम कर रहा है और ये ग्लास किसका काम कर रहा है, तो इसका मतलब क्या सिचुएशन हो जाएगी, देखें। सिचुएशन हो जाएगी कि सराउंडिंग ज्यादा है इससे, तो इवन ये कॉन्वेक्स है, ये किस टाइप का लेंस है, कॉन्वेक्स है, बट इट विल बिहेव लाइक अ कॉनकेव लेंस। तो अगर लाइट रेज कभी जाएंगी इसके पास तो इंस्टेड ऑफ कन्वर्जिंग ये क्या करने का लगेगा, डाइवर्ज करने। तो अगर लाइट रेज इसके पास जा रही हैं तो क्या सिचुएशन हो जाएगी, इंस्टेड ऑफ कन्वर्जिंग ये क्या करेगा, डाइवर्ज करने लगेगा। ओके, जस्ट होल्ड ऑन अ मिनट। ओके, सो सिचुएशन क्लियर आया, यहाँ पर क्या होगा, कॉन्वेक्स विल वर्क एज अ कॉनकेव, कॉन्वेक्स, बट इट विल वर्क एज कॉनकेव। यार ये समझ में आ गया सबको ये सिचुएशन अच्छे से, ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है एकदम, लेंस अगर डेंसर मटेरियल में। अच्छा, मिरर में कोई फर्क पड़ता था क्या, मिरर किस मटेरियल में रखा है, नहीं, मिरर को कोई फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि उसका तो सीधा आंसर क्या होता है, r/2। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, मिरर हैज नो इफेक्ट ऑन फोकल लेंथ when kept in different surroundings। क्लियर है एवरीवन, पक्का, बाइकॉनिक्स अच्छे से समझ आ गया सबको, फॉर्मूला भी, हाँ सर। ओके गुड। चले तो बाई कॉन्वेक्स हो गया। अब जल्दी से, अब मैं ये डिटेल्स पूरी फिर से नहीं लिखूंगा, मैं बहुत ही सिंपल वे में बाई कॉनकेव को समझूंगा बहुत ही फास्ट। देखिए बाई कॉनकेव क्या हो जाएगा, सो बाई कॉनकेव मतलब दोनों सरफेस सेम है। सो लेट्स से ये R1 है और ये R2 है और दोनों कैसे हैं, इक्वल हैं किसी R के, ठीक। तो ये मैं कंसिडर करके चल रहा हूँ कि ये दोनों इक्वल है, यहाँ पे लिख देते हैं when both surface has same curvature। यहाँ पर हमने क्या लिखा है, when equal with equal curvature, तो यहाँ पे लिख देते हैं with equal curvature। अब देखें 1/f is equal to n-1। अभी सिचुएशन देखिए 1/r1, R1 किस तरफ है, इसका सरफेस R1 तो इस बार इस और R2 पॉजिटिव वाले साइड पे,
तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 1/r1 कैसा है सर -2/r1। माइनस, और ये है माइनस का r। तो देखो यार दोनों क्या है, दोनों नेगेटिव हो जाएंगे ना इसकी वजह से, तो इसका मतलब क्या आएगा माइनस का 2/r आ जाएगा, एंड -1 विल रिमेन, और ये आ जाएगा माइनस का 2/r। तो इसका मतलब अगर मैं फोकल लेंथ ऑफ बाई कॉनकेव लिखूंगा तो ये सिंपल एक माइनस आएगा बाहर, एंड इट विल बी r -r/2 टाइम्स n -1। सो दिस शोज कि उसकी जो यूजुअल फोकल लेंथ है वो कैसी है, नेगेटिव है। तो अब क्या पूरी डिटेल में फिर से इसमें लिखूं क्या, नहीं अब मैं नहीं लिखूंगा यार, क्योंकि ये मैंने यहाँ पर जो पूरी चीजें लिख दी हैं ये कि अगर डेंसर में रखेंगे तो उल्टा हो जाने वाला, ये आप समझ जाएंगे, ये लिखने की जरूरत है। नहीं सर। ओके नहीं ओके गुड, तो ये चीज आप समझ जाएंगे कि दोनों चीजें फ्लिप हो जाती हैं, या लिख देते हैं व्हेन n surrounding is greater than n lengths then concave will work as convex। Explain. ठीक है, या चले एक एक सिंपल वाला भी ले लेते, बाई कॉन्वेक्स हो गया, एक ले लेते प्लेनो कॉन्वेक्स। सर या सर ये फोकस और कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग होने का क्या रिलेशन है? कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग होने का, और किसका, फोकस का। फोकस फोकल लेंथ का ना, लाइट रे इधर जा रही फोकस। है, अभी सोचो एफ पॉजिटिव है मतलब लाइट रे किस तरफ आनी चाहिए, इधर आनी चाहिए, ठीक, लेकिन अगर एफ नेगेटिव है तो इसका मतलब ये है कि लाइट रे आगे कभी मिलेगी नहीं, इट विल फील लाइक दैट इट विल मीट हेयर। तो देखो इसका एफ नेगेटिव हो गया ना, और फोकस की डेफिनेशन क्या है, वेयर द पैरेलल रेज मीट दैट पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। यस। हाँ चलो प्लेनो कॉन्वेक्स देख लेते हैं। तो प्लेनो कॉन्वेक्स मतलब समझ गए, एक प्लेन कर लो और एक कॉन्वेक्स कर लेते हैं, किसी को R1 R2 कुछ भी ले सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। तो लेट से ये पहला सरफेस हो गया R1 और ये हो गया दूसरा सरफेस R2। कुछ याद आ रहा है, लेट से R2 को हमने लिखा है R, कुछ याद आ रहा है प्लेन सरफेस की रेडियस कितनी होती है, प्लेन सरफेस की रेडियस ज्यादा होती है कम होती है, समझाया था ना, ये सरफेस है तो इसकी रेडियस ये हो गई, अब इस सरफेस को और फ्लैट करो, सर इनफाइनाइट। यस रेडियस बढ़ गई, तो जितना आप सरफेस को फ्लैट लेते जाएंगे रेडियस बढ़ती जाएगी, एकदम स्ट्रेट कर दोगे तो रेडियस इनफाइनाइट कंसीडर होगी। सो इट इज कंसीडर्ड एज इनफाइनाइट बिकॉज इट इज प्लेनर। तो क्लियर है यार, मुझे लगता है इतना कुछ डाउट नहीं होगा। वन सर अपॉन तो फिर 1/इनफाइनाइट क्या हो जाएगा? आप बताओ क्या होता है, 0। यस जीरो होता है, और ये आर कैसा है, ये आर तो इस तरफ है, नेगेटिव। नेगेटिव है, सो ये हो गया अपना क्या माइनस आर, डन। तो अभी ये प्लस हो जाएगा, एफ की वैल्यू क्या आ गई, एफ की वैल्यू सीधे आ गई आर अपॉन n-1, डन। तो यस। ये जीरो हो गया इनफाइनाइट, एक्चुअली 1/इनफाइनाइट को जीरो कंसिडर करते हैं हम, ठीक है, क्लियर है ये। हाँ यस सर। हाँ तो इस तरीके से प्लेनो कॉन्वेक्स का भी निकाल सकते हैं, आप समझ गए प्लेनो कॉनकेव का क्या आंसर आएगा। नेगेटिव आ जाएगा। तो इस तरीके से प्लेनो कॉन्वेक्स प्लेनो कॉनकेव ये सब लोगों का फोकल लेंथ हम निकाल सकते हैं। कोई डाउट इसमें, बता यहाँ तक लेंसेज में किसी को कोई डाउट, नहीं सर। ओके गुड। नो अब हम क्या आते हैं, इमेज फॉर्मेशन में आ जाते हैं अपन लोग। इमेज फॉर्मेशन फ्रॉम लेंसेज, एक मिनट उसके पहले एक चीज और डिफाइन कर लेते हैं, चले इमेज फॉर्मेशन में ही देखते हैं। इमेज फॉर्मेशन, ओके इमेज फॉर्मेशन में एक चीज सबसे पहले देखेंगे हम, जो आपने बात बताई फोकस, फोकस कैसे डिफाइन है पहले हमें वो देखना पड़ेगा। तो फोकस डिफाइन किस तरीके से, व्हेन पैरेलल रेज दे मीट एट अ पॉइंट एट एनी पॉइंट, सो ये लेट्स से पैरेलल रेज है और वो जिस पॉइंट पे आके कन्वर्ज होती हैं उसे हम क्या बोलते हैं, फोकस, क्लियर। तो इसको क्या बोलेंगे हम, फोकस, क्लियर। तो फोकस की डेफिनेशन, ऐसा सो कॉल्ड डेफिनेशन लिखाने की जरूरत है क्या, नहीं सर।
ओके गुड। बट एक टर्म आता है कि इसका रिवर्स भी तो ट्रू होगा ना। क्या रिवर्स क्या होगा इसका, कि अगर किसी पॉइंट से जाने वाली रेज पैरेलल हो जाए तो फिर क्या होगा। मतलब देखें, सिचुएशन ये है कि अगर मैंने बोला कि इस पॉइंट से रेज जाने वाली है इस तरीके से, पैरेलल। ठीक है, हाँ, तो अगर मुझे पता है कि लाइट रेज तो जा रही थी ऐसे, बट ये लेंस कैसा है, कन्वर्जिंग है। हाँ, तो अगर ये कन्वर्ज करा देगा इनको, और कन्वर्ज कराते कराते इतना कन्वर्ज कराए कि ये रेज अगर पैरेलल हो गई, तो ये तो बिल्कुल प्रीवियस वाले का पार्ट हो गया ना एकदम, समझ रहे हो। तो इसको भी क्या बोलेंगे फिर, फोकस ही बोलेंगे। तो बेसिकली अगर मैं मिरर की बात करूं तो मिरर में चांस ही नहीं था। मिरर में तो एक ही सिचुएशन थी ना यार, मिरर में इस पॉइंट के अलावा इधर थोड़े ना पॉइंट ढूंढने लगोगे, बट लेंस में वो पॉइंट दो तरफ मिल जाता है, इसलिए इसको हम दो डिफरेंट वे पे बोलते हैं फोकस। ठीक है, तो पैरेलल लाइन जहां पर कन्वर्ज होती है उसे क्या बोलते हैं, फोकस। लेकिन डिफाइन थोड़ा सा अलग होता है। डिफाइन देख लेते हैं, डिफाइन किस तरीके से है। तो डिफाइन थोड़ा सा अलग है। डिफाइन करने में ये जो फर्स्ट पार्ट है, मतलब क्या, लाइट रे जहां से स्टार्ट होके पैरेलल हो जाती हैं, इसको बोलते हैं बेटा फर्स्ट फोकस। क्या बोलते हैं, फर्स्ट फोकस। ठीक है, और इसको बोलते हैं सेकंड फोकस। ये बहुत याद रखना, ये एकदम माइन्यूट सा क्वेश्चन है, एकदम माइनर क्वेश्चन है, बहुत ही सिली और गलत हो ही जाता है। क्यों, क्योंकि हमें हमेशा क्या याद रहता है, ये हमें याद रहता है कि यार पैरेलल रे जहां पे मिलेगी उसे क्या कहेंगे, फोकस। तो हमें लगता है कि इसको फर्स्ट फोकस कहते होंगे, नहीं, ये माइंड में रख लो कि हमें जो बेसिक पता है वो कौन सा फोकस है, सेकंड फोकस है। ठीक है, सो जो पॉइंट पहले मिलता है उसी को क्या बोलते हैं, फर्स्ट फोकस। तो फर्स्ट फोकस की अगर मैं डेफिनेशन लिखना चाहूं तो क्या होगी, कि a point from which the rays will become parallel after refraction. Okay, so a point from which the rays will become parallel after the refraction. Clear? और सेकंड फोकस क्या हो जाएगी डेफिनेशन, a point from which the rays converge. okay, yeah, a point from which the parallel rays will pass after reflection, after refraction. ठीक है, इसमें कुछ बहुत ज्यादा पॉइंट नहीं है, डाउट जैसा कुछ पॉइंट नहीं है। क्लियर है ये सब, फर्स्ट फोकस सेकंड फोकस समझ आया। हाँ, सर अच्छा, या सर अगर एक पॉइंट रहा जो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है और उधर से भी मतलब जो रिफ्रैक्टेड रेज है वो पास हो पैरेलल आ रही रहे है, हैं तो वो प्लेन कंसिडर करते हैं ना। ऐसा मैंने मिरर में एक एग्जांपल दिया था कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है कि रेज पैरेलल ऐसे आ रही हैं, so sure they will be coinciding at some point like this. Clear? So that plane is called focal plane. याद है, मिरर में बताया था ऐसा। हाँ सर। So this plane will, the distance of this point will still be as focal length. ठीक है, but that will lie in a plane, focal plane. ठीक यस है, सर ओके। अच्छा, कुछ चीजें जैसे मैंने बताई इमेज फॉर्मेशन के लिए वहां पे रूल्स रहते थे हमारे पास, तो वो रूल्स यहाँ पे बना लेते हैं। बहुत ही बेसिक से रूल्स रहते थे हम पे। रूल्स क्या है कि ये प्रिंसिपल, अच्छा मैं बाकी सारी चीजें अभी लिख नहीं रहा हूँ बहुत ज्यादा, क्योंकि ऑलरेडी हमने काफी सारी चीजें पहले मिरर में ही डिस्कस कर ली थी। सिर्फ एक चीज यहाँ पे एक्स्ट्रा आती है, वहां पे पोल रहता था, यहाँ पे एक चीज आती है, क्या, ऑप्टिकल सेंटर। क्या एक्स्ट्रा आ गया यहाँ पर, ऑप्टिकल। ऑप्टिकल सेंटर
वहां पे रेडियस ऑफ कर्वेचर रहती थी, यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर रह ही नहीं सकती ना, क्योंकि दोनों कर्वेचर तो अलग अलग हैं, हो सकते हैं ना अलग अलग। तो आर के बारे में यहाँ पर बातें नहीं करेंगे ज्यादा। तो एक रूल था ना कि आर से अगर रे जाएगी तो कैसे वापस आएगी, सेम। तो यहाँ पे वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं यूज हो पाता है। तो इंस्टेड यहाँ पर क्या यूज होता है कि अगर लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी सो इट विल गो अनडेविएटेड। समझ आया? ऑप्टिकल सेंटर हाँ के सर। साथ। ओके गुड। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट तो बहुत ज्यादा हम लोग को पता भी है ये सारी चीजें, कि अगर पैरेलल रेज जाएंगी तो वो कहाँ से पास होंगी, फोकस से। पैरेलल रेज जाएंगी पास होंगी कहाँ से, फोकस से। तो ये क्या बन जाएगा हमारा पॉइंट एफ। इसमें कोई डाउट किसी को? नहीं सर। ओके गुड। अच्छा ये देखिए हम थिन लेंसेज पढ़ रहे हैं, याद रखें हमारा सिलेबस में सिर्फ क्या है, थिन लेंसेज। अगर बहुत थिक हो गया ऐसा कुछ तो गड़बड़ हो जाएगा। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, याद है पहला क्वेश्चन हमने किया था, 2 टाइम्स रिफ्रैक्शन दिखाना पड़ेगा। अभी ये थिन है तो हम एक बार में ही काम चला लेते हैं। समझ आया? हाँ रियल में हमें यहाँ पे 2 सरफेस रिफ्रैक्शन दिखाना चाहिए। ठीक, तो ये कुछ चीजें हो गई, ये वाला भी हमने देख लिया। तो इसका मतलब ये है कि लेंसेज में हमारे पास ज्यादा ऑप्शन नहीं है। वहां पर एक ऑप्शन था कि आर से पास होगा तो काम बन जाएगा, तो यहाँ पे हम आर से नहीं पास किया करेंगे, हमेशा कहाँ से पास किया करेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से। ठीक है, तो ये एक सिचुएशन हो गई। अभी लाइट रे अगर एफ से पास होगी तो क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। डन? यस ओके, तो इतने ही रूल से हम इमेज फॉर्मेशन यहाँ पर कर लिया करते हैं। बट अच्छी बात यह है कि अब मैं इमेज फॉर्मेशन आपको नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी बार प्रीवियस उसमें हमने इमेज फॉर्मेशन सीख लिया है डिटेल में। तो मैं यहाँ पर इमेज फॉर्मेशन नहीं, डायरेक्ट आपको समझाऊंगा कि कॉन्वेक्स और कॉनकेव में किस तरीके से इमेज बन सकते हैं। ठीक है, अच्छा कॉनकेव का थोड़ा बाकी है, कॉनकेव का देख लेते हैं। कॉनकेव का भी रूल वही रहेगा, ऐसा कुछ अलग नहीं है कॉनकेव का रूल, सेम चीज। अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास होगा तो अनडेविएटेड जाएगा, ये ऑप्टिकल सेंटर से अगर पास हुआ तो अनडेविएटेड सेम, ये ऑप्टिकल सेंटर से ये अनडेविएटेड निकल गया। बाकी 2 केसेस बना लेते हैं। कॉनकेव में थोड़ा सा हमें चीजें देखनी पड़ती हैं, वर्चुअल आने वाली हैं। तो ये सिचुएशन देखें। अभी कॉनकेव में क्या होगा, लेट से पहला हमने क्या देखा, पैरेलल रेज आएंगी तो फोकस पे मिलेंगी। अब यार इसके रूल में ही प्रॉब्लम है कि पैरेलल रे तो क्या हो जानी चाहिए, डाइवर्ज हो जानी चाहिए। तो क्या ये कभी मिलेंगी, क्या मिल ही नहीं पाएंगी यार पैरेलल रेज तो इसका मतलब ये इट विल फील लाइक कि वो कहाँ से आ रही हैं, यहाँ पर। तो इसका मतलब इसका फोकस कैसा होता है, वर्चुअल। वर्चुअल। सर, तो इसका ये सेकंड फोकस होता है। हाँ ठीक है, तो इसके लिए ये उल्टा बन जाएगा। ये वाला देख लेते हैं अपोजिट केस। अगर लाइट रे को फोकस से पास करा देते हैं, लेट्स से फोकस है, तो और बड़ी प्रॉब्लम, ये लेंस कैसा है, ये लेंस कैसा है, डाइवर्जिंग तो और डाइवर्जिंग। तो ये तो ऐसे चला जाएगा ना, क्या कभी पैरेलल हो पाएगा क्या, नहीं, नहीं। तो इसके इमेज फॉर्मेशन में थोड़ा केयरफुल रहना होता है डाइवर्जिंग कि अगर आप फोकस से दोगे तो वो होगा ही नहीं। ठीक, तो बेसिकली इसका फोकस इस तरफ नहीं आएगा, इस तरफ आएगा, वो भी वर्चुअल ही रहने वाला है। ठीक है, पॉइंट समझ में आया? तो इसका मतलब ये है कि हमें ये कंसिडर करना है कि लाइट रेज पैरेलल कब होंगी, इससे लाइट रेज पैरेलल कब होंगी, जब लाइट रेज दूर से आ रही होंगी, इस तरीके से। समझ आया? तो इनको जाना चाहिए ऐसा, बट ये डाइवर्ज कर देगा इन्हें इस तरीके से। तो यहाँ पर एक वर्चुअल फोकस की फीलिंग यहाँ पर आ जाती है।
समझ आया? यस। तो ये थोड़ा सा इमेज फॉर्मेशन रहेगा। वैसे इसका ज़्यादा काम नहीं है, ऐसा एग्जाम में ज़्यादा इस इमेज फॉर्मेशन पे तो बात नहीं पूछते हैं, बट थोड़ा सा आपको माइंड में रहना चाहिए कि कॉनकेव का भी किस तरीके से इमेज फॉर्मेशन करते हैं। अब हम लिस्ट बना लेते हैं, ठीक है, इमेज फॉर्मेशन की लिस्ट बना लेते हैं। जैसे मैंने लास्ट टाइम भी आपको कहा था कि लिस्ट बना के पूरा डिटेल याद रखना है। तो लिस्ट बनाने से पहले मैं एक लाइन लिख दूंगा, पहले ये हटाने से पहले, कि द रूल ऑफ इमेज फॉर्मेशंस, the rules of image formation, rules नहीं, results, sorry, results of image formation वो कैसे होते हैं कि जो कॉनकेव मिरर के थे वो बिल्कुल कॉन्वेक्स लेंस की तरह सिमिलर होते हैं। सो द रिजल्ट्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन आर इमेज फॉर्मेशन फॉर कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर के किसके जैसे होते हैं? आर सिमिलर टू कॉन्वेक्स लेंस, टू convex lens, and of convex mirror as concave lens। मतलब दोनों के अपोजिट होते हैं, दोनों के जस्ट अपोजिट होते हैं सिचुएशन में, ठीक है। तो इसका मतलब लिस्ट आउट कर लेते हैं पूरा, जो हमने लिस्ट टाइप एक प्रीवियस उसमें डिस्कस किया हुआ था, जो कॉनकेव मिरर के लिए डिस्कस किया हुआ था, वो पूरा यहाँ पर काम आएगा। किसमें किसमें काम आएगा? कॉन्वेक्स लेंस में काम आएगा, ठीक है। तो मैं एक तरफ लिख देता हूँ कॉन्वेक्स लेंस। याद है आपको कॉनकेव मिरर में कितने इमेज फॉर्मेशन के रूल थे? 6, और इसमें 2। तो कॉनकेव लेंस में कितने आएंगे? 6, और कॉनकेव लेंस में 2। तो ये आपको पूरे याद रखने हैं, तभी बेस्ट रहेगा आपके लिए। चले स्टार्ट कर लेते हैं। तो बिल्कुल फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। जब ये ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? इनफाइनाइट पर। अच्छा, हाँ, पूरा ऐसे लिख लेते हैं, अच्छा ऐसे बेटर रहेगा। ऑब्जेक्ट अगर कहीं पर है, तो ऑब्जेक्ट की लोकेशन के लिए इमेज कहाँ पर बनेगा और उसका मैग्निफिकेशन कैसा होगा वो देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट के लिए इमेज कहाँ पर बनेगा और उसका मैग्निफिकेशन कैसा होगा ये देख लेते हैं। चलिए तो देख लेते हैं। पहले ऑब्जेक्ट सबसे पहले कहाँ है? इनफाइनाइट पे। तो इमेज कहाँ पर बनेगा? फोकस पे बनेगा, मतलब एफ फोकल लेंथ पे बनेगा। और मैग्निफिकेशन कैसा होगा? जब फोकस पे बनता है तो बहुत ही छोटा बनता है ना। हाँ, और रियल बनता है, रियल बनेगा मतलब कैसा होगा? इन्वर्टेड होगा। क्लियर? तो m होगा नेगेटिव, बट m का जो मैग्नीट्यूड है वो कैसा होगा? 1 से बहुत ही छोटा होगा, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद क्या होगा? u कहीं पे बीच पे अगर रखा हुआ है तो बियॉन्ड फोकस। सर पास आता है ना इमेज? बिटवीन फोकस एंड सिचुएशन के पास आता रहता है। तो मतलब एक सिचुएशन है यहाँ पर कि मैंने बताया कि जैसे ये f है और ये अपना r रहा करता था, तो अगर इनफाइनाइट r के बीच में रहेगा तो पहले फोकस पर आएगा, फिर बीच में कहीं पे आएगा, ठीक है, r एंड f के बीच में आएगा ना। तो इसका मतलब क्या सिचुएशन रहेगी कि अगर मैं इनफाइनाइट से, अच्छा एक चीज और, यहाँ पे तो मैं r लिख नहीं सकता ना, यहाँ पे तो 2 r हो सकते हैं ना। यहाँ पे इसलिए हम उस सिचुएशन को बोलते हैं 2f पॉइंट। क्या बोलते हैं उसे? 2f पॉइंट। कि अगर इनफाइनाइट से 2f वाले पॉइंट पर होगा तो जो v होगा वो कहाँ से होगा? f से ज्यादा होगा, और किससे कम होगा? 2f से कम होगा। और अभी भी m क्या होगा? जस्ट 1 से थोड़ा सा छोटा होगा। सर हाँ सर वो आपने u is greater than infinity। सॉरी, ठीक है,
u इज लेस देन इन्फिनिटी एंड ग्रेटर देन 2f। ठीक। ओके, फिर u अगर 2f पर है तो v भी क्या होगा 2f 2f पर होगा। इन दैट केस मैग्निफिकेशन कितना होगा एग्जैक्ट 1 ठीक। अगर u f 2f से कम है बट f से ज्यादा है, ठीक, तो इसका मतलब v कहाँ बनेगा, वो 2f के भी बियॉन्ड बनेगा। क्लियर। तो इसका मतलब क्या होगा, 2f से भी दूर बनेगा v बट इनफाइनाइट से कम बनेगा। m क्या होगा इस केस में, अब बढ़ने लग जाएगा greater than ग्रेटर greater देन। than 1 अगर u f पर पहुंच गया तो infinity v इनफाइनाइट पे पहुंच जाएगा और m काफी ज्यादा लार्जर कंसिडर करेंगे 1 से। लास्ट केस जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, क्या, अगर u लेस देन f है, u इज लेस देन f, तो फिर समझें कि जो v बनता है वो क्या बनने लग जाता है, v भी है कुछ भी हो और सकता है। हाँ, आगे की तरफ वर्चुअल रहेगा और कुछ भी हो सकता है। तो इसका मतलब v कैन बी एनीथिंग, v कैन बी ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन इनफाइनाइट। बट किस तरफ, अगर इस तरफ है तो सारे इमेजेस किस तरफ बन रहे थे, पॉजिटिव की तरफ बन रहे थे, तो ये किस तरफ बनेगा, negative नेगेटिव की तरफ, 0 से लेके नेगेटिव की तरफ बनेगा। और m ऑफ कोर्स साइज हमेशा बड़ा ही आने वाला है, ग्रेटर देन 1 आने वाला है। इन सब में एक चीज मैंने देखी कि ये जितने इमेजेस हैं, ये 5, इन केस में इमेज कैसा बनता है, रियल and inverted inverted. इन्वर्टेड। तो बेटा अगर रियल और इन्वर्टेड है तो m कैसा होगा, नेगेटिव होगा ना। हाँ, तो m का जो साइन होगा m इज नेगेटिव। तो ये याद रखना है, यहाँ पर क्या है, वर्चुअल है। तो अगर वर्चुअल है सो इसका मतलब क्या होगा, इरेक्ट होगा इमेज हाँ, और m कैसा होगा, positive. पॉजिटिव। तो ये सिचुएशन रहेगी कि m कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ का सिचुएशन रहा। अच्छा, अब एक चीज थोड़ा सा ध्यान देना इसमें कि लेंसेज में हमेशा लाइट रे इधर से इधर पास हो जाएगी ना। तो इसका मतलब ये याद रखना है कि जो v थे वो v सारे यहाँ पे निगेटिव मिला करते थे, किसमें, कॉनकेव में, याद है, v सारे इस तरफ रहते थे, u भी नेगेटिव और हाँ, v भी नेगेटिव। बट यहाँ पे यार उल्टा है, v को क्या आना चाहिए, positive. पॉजिटिव आना चाहिए ना, क्योंकि हमें पता है कि इस तरफ आंसर आने वाला है। समझ आया सबको, यहाँ पे v हमेशा कैसा आता था, नेगेटिव, बट यहाँ पर v कैसा आना चाहिए, Positive. पॉजिटिव। तो इसलिए यहाँ पर फॉर्मूले थोड़ा सा बदल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे लेंस फॉर्मूले जो हैं वो बदल जाएंगे, देखें क्या हो जाएंगे, लेंस फॉर्मूले वो बदल जाएंगे। पहले ये भी कंप्लीट कर लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पर। इस पे सिर्फ एक ही केस होता है, अगर u इनफाइनाइट पर है तो f कहाँ पर आएगा, सॉरी v कहाँ पर आएगा, F f पर, और नेगेटिव f पर, क्योंकि इमेज याद है ना, दिखाया था कॉन्वेक्स के लिए क्या होता है, हाँ, अगर पैरेलल रेज आ भी रही हैं सो दे डू नॉट मीट एक्चुअली एट अ पॉइंट, वो यहाँ पर वर्चुअली फोकस पे फील होंगी। क्लियर। अच्छा, और u कुछ और है, मतलब u 0 से लेकर इनफाइनाइट तक कुछ भी है, तो v क्या होगा, v कुछ भी हो जाए 0 to f के बीच में ही रहता है, v कहीं नहीं जाता है। मैंने बताया था v 0 to f के बीच में ही रहता है। सो v इज लेस देन 0, सॉरी ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन f, यही रहता है। सो m ऑफ कोर्स m बहुत ही कम रहेगा 1 से ज़्यादा, और इस पे m जस्ट 1 से कम कंसिडर कर सकते हैं। दोनों ही केस में इमेज कैसा है, virtual वर्चुअल होता है, तो इसका m हमेशा कैसा रहता है, पॉजिटिव।
बिकॉज ऑलवेज कैसा इमेज रहता है, वर्चुअल इमेज। ठीक है, तो एम उसका पॉजिटिव रहता है। सो मुझे लग रहा है कि कॉन्वेक्स और कॉन्केव का ये जो डिटेल्स है ये तो सबको याद होंगी। ये पूरा याद आया ना सबको? लेंसेज में जो हमने पढ़ा था मिरर में कि अगर एक ऑब्जेक्ट, लेट्स से, बाय द वे जरूरत नहीं है इसलिए मैं यहाँ पर फिर से पूरे फिगर नहीं बना रहा हूँ, बट लेट्स से मैं केस दिखा रहा हूँ। लेट्स से एफ है, ये 2f है और ऑब्जेक्ट को हमने रख दिया यहाँ पर। तो इमेज फॉर्मेशन के रूल क्या क्या है? क्या रूल है? पैरेलल रे जाएगी तो कहाँ से पास होगी? फोकस से। अच्छा, और दूसरी एक क्या कंडीशन है हमारे पास, क्या कहाँ से पास करा दो? सेंटर, ऑप्टिक सेंटर। यार ये तो बहुत ज्यादा बड़ा बन गया यार इमेज। ठीक है, डन। तो देख रहे हो इमेज, लार्ज इमेज बन रहा है और हमेशा बिकॉज रेस पास हो जाएंगी तो हमेशा अपोजिट साइन पे बनेगा। डन। हाँ, तो इसमें इमेज फॉर्मेशन मैं नहीं सिखा रहा हूँ आपको। एनसीईआरटी में सारे इमेज बने रखे हैं। मैं क्यों नहीं सिखा रहा हूँ? क्योंकि मैंने आपको मिरर्स में बहुत अच्छे से समझा दिया है, सारे इमेज फॉर्मेशन समझा दिए मिरर्स में। यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल भी दे दिया जिसे मैंने इरेज कर दिया, तो जो लोग लेक्चर्स में थे वो ये समझ जाएंगे कि क्या क्या सिचुएशन हमने यहाँ पर देखी। अब बात करते हैं लेंस फॉर्मूला। तो यार मिरर में याद है फॉर्मूला क्या था? 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, याद है? हाँ, अच्छा, यहाँ पर क्या है, u इज रिप्लेस्ड विद नेगेटिव u। किसी एक को तो हमें नेगेटिव रखना है, तभी तो v का साइन उल्टा आएगा ना। ठीक है, तो इसका मतलब हम क्या करते हैं, u को नेगेटिव u रख देते हैं मिरर्स फॉर्मूले में टू मेक द लेंस फॉर्मूलाज। सो क्या यूज करेंगे? लॉजिक क्या है? लॉजिक in mirrors formulas, in mirrors formulas, in mirrors formulas, u is replaced with minus u. Clear? To make lens formulas. कोई डाउट किसी को याद करने में? लॉजिक याद रहेगा तो बेटा याद करो। चलो बताओ क्या फॉर्मूला था? 1/, क्या सिचुएशन थी? 1/f is equal to 1/v minus 1/. यस, सो 1/v प्लस u था, यहाँ पर आ जाएगा 1/1 माइनस u। ठीक है, क्योंकि u हमने क्या रख दिया है? नेगेटिव रख दिया। अभी इसके बाद भी ऑल दीज आर यूज्ड विद प्रॉपर साइन। ठीक है, सो f, u and v are used with proper sign, are used with proper sign. क्लियर? और क्या मेथड था? किसी दो के साइन रख दो, थर्ड विल कम along with the sign। ये याद है सबको? Yes. हाँ, तो साइन कैसा होगा? अगर कॉन्वेक्स है, मतलब f की बात करें, अगर कॉन्वेक्स है तो f कैसा होगा? पॉजिटिव। और अगर कॉनकेव है तो Negative. नेगेटिव। नेगेटिव फोकल लेंथ। तो f का साइन तो हमें याद रखना है, लेकिन अगर क्वेश्चन में f सॉल्व करके पूछा हुआ है तो साइन नहीं रख देना है, ऑटोमेटिक आ जाएगा। कॉन्वेक्स होगा तो पॉजिटिव आ जाएगा, कॉनकेव होगा तो नेगेटिव आ जाएगा। u तो यूजुअली नेगेटिव ही रखेंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा इस तरफ है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें देखना है कि इमेज किस तरफ आता है। वो जो लास्ट केस है उसका मतलब उसमें ऑब्जेक्ट अगर f से पहले रखा है तो इमेज भी किस तरफ बनेगा? फिर इसी तरफ बनेगा। क्लियर? Yes. यस सर। Yes, sir. ओके, गुड। तो ये सिचुएशन है इसके फार्मूले में। इसके बाद यार मैग्निफिकेशन का फार्मूला एक बताया था मैंने, याद है? मिरर में मैग्निफिकेशन का फार्मूला क्या था? -v/u। यहाँ पे जब u नेगेटिव रखेंगे तो माइनस हट जाएगा ना, तो सिर्फ v/u बचेगा। तो ये बचेगा v/u इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज ओवर हाइट ऑफ Object. Email. Okay. ठीक है, ये हो गया। ये जो हो गया, जो आप
स्कूल में बोर्ड्स लेवल पे भी यूज कर सकते हो। ये ऑथेंटिक वाले दो हैं। उसके बाद मैंने एक्सटेंडेड वाले भी बताए थे, इंपॉर्टेंट मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले बताए। चलो एक एक करके बताएंगे। मिरर्स पहले बताएं, मिरर्स में क्या क्या फॉर्मूला था। पहला तो एक था मिरर्स का, मैं लिख रहा हूँ सिर्फ, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एम मिरर्स। मिरर्स में क्या यूज करते थे, माइनस वी F बाय एफ या फिर F माइनस upon वी बाई यू, उसके बाद F upon F minus एफ अपॉन एफ माइनस यू, ठीक है। फिर या फिर F एफ minus माइनस V वी upon F. बाय एफ। एफ माइनस वी बाई एफ, ये था मिरर्स के लिए। तो इसे ज़्यादा टेंशन नहीं है, ये तो हम ऐसे ही लिख रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें लेंसेज के लिए, पॉजिटिव। यस, तो नहीं, सिर्फ हमें किसे चेंज करके रखना पड़ेगा, U. यू को, ठीक है। सो सिचुएशन क्या रहेगी, एम लेंसेज में अगर देखें तो देखिए यू को नेगेटिव रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, वी बाई यू U. अच्छा ये क्या बन जाएगा, F upon F. एफ प्लस ई यू, और ये क्या बन जाएगा, एफ माइनस F minus V by F. ओके गुड। तो ये चीज हम लेंसेज में याद रखेंगे सॉल्व करने के लिए, बाकी हमारा काम बन जाएगा। डन। अभी भी याद रखना है सबको कैसे रखना होता है, Along with sign. with proper sign. So use all elements with proper sign. ओके अच्छा, तो यहाँ पर वी यू और ये सारी चीजें हमने बात कर। अच्छा ये तो पता ना यू क्या है वी क्या है, ये तो लिखने की जरूरत नहीं है। यू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट और वी डिस्टेंस ऑफ इमेज। अच्छा एक चीज और याद है, आप लोग को याद हो अगर, तो मैंने लैटरल मैग्निफिकेशन करके भी कुछ बताया था, याद है। हाँ हाँ, कोई बताए लैटरल मैग्निफिकेशन मतलब कैसे निकालते हैं। उसके लिए 2 बार सॉल्व करना पड़ता है, याद है। हाँ, दो एंड्स वाले सॉल्व करके 2 एंड्स वाला सॉल्व करेंगे। सो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ लैटरल मैग्निफिकेशन। सो लैटरल मैग्निफिकेशन कैसे निकालते हैं, लैटरल मैग्निफिकेशन निकालते हैं, सपोज ये लेंस है, ठीक है, और कोई ऑब्जेक्ट है अगर, सो इस तरीके से है, ये है L1 और ये है, या लेट्स से दिस इज A दिस इज B और ये है लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक। तो क्या करते हैं, इसका इमेज बनाते हैं। सो लेट्स से A का इमेज बन रहा है यहाँ पर क्या, A डैश, ठीक, और यहाँ पर इमेज बन रहा है कुछ B डैश। तो ये क्या हो जाती है दोनों की लेंथ, लेंथ ऑफ इमेज, ठीक है। तो ये जो है यू ए है और ये क्या है यू, सॉरी वी ए है ये, ठीक। तो अगर मुझे लेंथ निकालनी है तो मुझे वी बी भी चाहिए होगा ना, कि बी का इमेज कहाँ पर बन रहा है। तो बड़ी सिंपल सी बात है, लैटरल मैग्निफिकेशन एम लैटरल हो जाएगा क्या, लेंथ ऑफ इमेज ओवर लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। कोई डाउट किसी को इसमें। सो लेंथ ऑफ इमेज कैसे निकाल सकते हैं, सिंपल, वी बी डैश या वी बी माइनस वी ए, ये हो जाएगी लेंथ ऑफ इमेज, और लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगी, यू ए माइनस यू बी। कोई डाउट इसमें किसी को। अच्छा अभी एम का साइन नहीं आएगा क्योंकि मैंने सिंपल मैथमेटिकली सॉल्व कर दिया। अगर मैं प्रॉपर बी माइनस ए करूं, ठीक, जैसे मैंने यहाँ पे वी बी माइनस वी ए किया और यहाँ पर यू बी माइनस यू ए, तो जो वैल्यू आएगी वो सब पॉजिटिव में आ जाएगी, ठीक है। तो विद साइन हमें माइंड में रखना है कि नेगेटिव आना चाहिए क्योंकि उल्टा इन्वर्टेड आएगा। अच्छा एक स्पेशल केस भी बात की थी हमने, फॉर स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, स्मॉल ऑब्जेक्ट्स के लिए क्या बात की थी, अगर ये लेंस है और अगर ऑब्जेक्ट बहुत ही स्मॉल है लेंथ वाइज, लेट्स से इतना ही ऑब्जेक्ट है,
ये क्या है, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। तो उसका इमेज कैसे निकालते हैं? याद है किसी को बताए मिरर्स में? सर -m into length of object। ओके, तो हमें इस लेंस का फोकल लेंथ तो पता ही होगा, तो अगर हमें u पता है, फोकल लेंथ पता है, तो m निकाल सकते हैं ना। मतलब उस पॉइंट का मैग्निफिकेशन। तो ये कुछ इस तरीके से रिलेटेड होते हैं कि लेंथ ऑफ इमेज कैन बी फाउंड विद m स्क्वायर टाइम्स ऑफ लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। ये पॉइंट यहाँ पर मैं बताना चाह रहा था। और m कैसे निकाल सकते हैं? u हमें दिया है, m कैसे निकाल सकते हैं? where m can be solved as u दिया है ना, f upon f plus u। क्लियर? यस सर। तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व भी कर सकते हैं जब हमें कभी लैटरल मैग्निफिकेशन और ये सारी चीजें पूछेगा। डन। तो बताओ यार, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है लेंसेज में बेसिक सी और ये सारा इमेज फॉर्मेशन, ये डिस्कशन समझ आया आज? ओके गुड। यस सर। तो एक एग्जांपल दे दें क्या? फास्ट टेक कर लेते हैं, फिर बाकी नेक्स्ट लेक्चर में और भी प्रैक्टिस कर लेंगे। ओके चलिए, एक एग्जांपल के साथ खत्म करेंगे, बेटर रहेगा कि फील आएगा कि आज क्वेश्चन वाइज हमने क्या क्या सॉल्व कर लिया हुआ है। अच्छा ठीक है, किसी के पास डिटेल सिलेबस की डायरेक्ट लिंक है क्या? मतलब NTSC 10th में क्या क्या है, क्या क्या रिमूव कर दिया है? अगर किसी पे लिंक हो तो आप सेंड कर सकते हो, अदरवाइज मैं ही देख के नेक्स्ट लेक्चर में आपको डिटेल एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या क्या टॉपिक आपको पढ़ना रहेगा। ओके चले Yes. यस सर। एग्जांपल से शुरू करते हैं। लेट्स से एग्जांपल देख लेते हैं। फाइंड द लोकेशन ऑफ इमेज, find the location of image formed by a biconvex lens अच्छा, कई बार सिर्फ सिंपल कॉन्वेक्स भी बोलते तो आप समझ जाएं कि बाइकॉन्वेक्स ही है। बाइकॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ लेट्स से 40 सेंटीमीटर, ठीक है, विद डबल द साइज, with double the size of image। तो बताए डबल द साइज ऑफ इमेज मतलब क्या चीज हमें इस बार पता है? Magnification. मैग्निफिकेशन। अच्छा, मैग्निफिकेशन कितना है? -2। कौन सा लेंस है? बाइकॉन्वेक्स। बाइकॉन्वेक्स में ऑलवेज m माइनस होता है या प्लस भी हो सकता है? Plus ये B. हो सकता है। प्लस भी हो सकता है ना, तो ये थोड़ा सा याद रखना है, केयरफुल रहना है। क्या? इन बाइकॉन्वेक्स m can be पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ। तो जब तक स्पेसिफाई नहीं किया कि इमेज रियल है या अकेले सर। हाँ, सिर्फ डबल द साइज लिखा है तो m आपको दोनों लेना पड़ेगा। तो m की जो वैल्यू आपको +-2 से हाफ लेके है। चलनी पड़ेगी। सो लेट्स से एक बार m +2 के लिए सॉल्व कर देते हैं और एक बार m -2 के लिए। सर m हाफ आ रहा है ना? हाफ क्यों? डबल द साइज ऑफ इमेज ना। यानी ऑब्जेक्ट की साइज डबल है इमेज के। फाइंड द लोकेशन ऑफ इमेज विद डबल द साइज ऑफ, सॉरी माय मिस्टेक, उल्टा कर दिया मैंने यार, डबल द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि बेटा अगर मैंने हाफ लिया है m, तो m प्लस हाफ हो ही नहीं सकता है कॉन्वेक्स में। याद है ना, वर्चुअल में हमेशा क्या रहता है m? मैग्निफाइड। हाँ, तो m प्लस हाफ पॉसिबल ही नहीं है। अगर मैंने m प्लस हाफ दे दिया तो आप बोल सकते हो कि ये क्या है? कॉनकेव। ठीक है, ऐसी चीजें मैंने मिरर में बताई है ना।
चलिए सॉल्व कर लेते हैं। m का फॉर्मूला क्या है? हमें v चाहिए तो हम डायरेक्टली कौन सा यूज कर लें? v चाहिए तो क्या यूज करना चाहिए हमें? F minus V upon F. f माइनस वी अपॉन एफ। तो भाई सॉल्व कर लेते हैं। f की वैल्यू क्या है देखें, f की वैल्यू प्लस है। अच्छा, अभी अच्छी बात यह है कि f का फॉर्मूला भी हमें पता है बाई कॉन्वेक्स के लिए, याद है ना, r/2n-1। तो कई बार r और n दे के भी पूछ लेता है फॉर्मूला, समझ आया? तो वैसे भी हम लोग सॉल्व करके रखेंगे, कोई टेंशन नहीं उसमें। तो अभी सॉल्व कर लेते हैं। f क्या है? +4t माइनस वी अपॉन +4t। नेक्स्ट सॉल्व कर लेंगे या सर जब m पॉजिटिव है तो फोकल लेंथ नेगेटिव क्यों नहीं होती? क्योंकि वो लेफ्ट साइड में होती है। नहीं, यही तो बात है ना कि फोकल लेंथ जो होगी वो डिफाइन करके रखी है हमने कि कॉन्वेक्स के लिए फोकल लेंथ डिफाइन क्या है, जब पैरेलल रे इंसिडेंट होंगी जहां पर उसे फोकस बोलेंगे। तो अगर मैंने u नेगेटिव लिया है तो f हैज टू बी पॉजिटिव। यस क्लियर? तो अगर इवन ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा है सो इसको कोई मतलब नहीं है। फोकस इज डिफाइंड इन दिस वे कि अगर u आपने इस तरफ रखा है तो इसको यही कंसिडर करना पड़ेगा। तो इसका फाइनल इमेज इस तरफ ही बन जाएगा, तो उसे भी हम उसी अकॉर्डिंग जज करेंगे। यस तो देखें, इसे अगर सॉल्व कर देते हैं, इस वाले को हम +2 के साथ सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, +2 का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 80 इज इक्वल टू -40 माइनस वी। सो वी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? Minus 40 centimeter. वी की वैल्यू आएगी -40 सेंटीमीटर। माइनस क्या बता रहा है कि जो इमेज बन रहा है वो लेफ्ट लेफ्ट साइड में बनेगा, ठीक है। और इसे अगर सॉल्व करें तो ये हो जाएगा क्या, -80 इज इक्वल टू 40 माइनस वी। सो इससे क्या आ जाएगा, v इज इक्वल टू +1। 120 centimeter. इससे पता चल रहा है कि किस तरफ इमेज बन रहा है, उसके राइट साइड पे इमेज बन रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये सिनेरियो ऐसा हुआ कि ये रखा है ऑब्जेक्ट और ये हो गया उसका इमेज। समझ आया क्या किस तरीके से बनेगा? हाँ सर। ये ऑब्जेक्ट है और ये उसका इमेज है, जबकि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर 120 पे, मतलब ये दूर वाला सिनेरियो, यहाँ पर ये वाला सिनेरियो है कि 2f से अवे रखा होगा, मतलब सॉरी f और 2f के बीच में रखा होगा, इसलिए उसका इमेज कहाँ बन रहा है, f और 2f से भी दूर बन रहा है। ये हो गया इमेज और ये अपना ऑब्जेक्ट। क्लियर? समझ आ गई दोनों चीजें, दोनों केसेस? इसमें कोई Yes, sir. किसी को? ओके गुड। तो आज के लिए इतना काफी है यार। नेक्स्ट लेक्चर में अपन ऑलमोस्ट लेंसेज खत्म कर देंगे। लेंसेज छोटा सा ही टॉपिक है और इम्पोर्टेंट भी एनटीएससी के लिए, और पूछा जाता है तो आपका टाइम बहुत बचता है। एनटीएससी में फास्ट करना होता है, तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें यार, एट द एंड मैटर करता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट और फास्ट यूज करना आना चाहिए। तो आपको ये फॉर्मूला अगर माइंड में रहेगा ना, मैग्निफिकेशन वाले क्वेश्चन बहुत फास्ट कर पाओगे। और दूसरा क्या माइंड में रहना चाहिए, ये कहाँ पर इमेज बनने वाला है, व्हाट शुड बी द प्रोबेबल आंसर, वो पता होना चाहिए बहुत अच्छे से। ठीक है यार, चलो तो फिर आज के लिए इतना काफी है। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं अभी। नहीं ओके ओके देन, बाय बाय एवरीवन, सर, थैंक यू। बाय बाय Thank you, sir. या बाय बाय एवरीवन या